नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। बम्बई, मुंबई, बॉम्बे। मुंबई के 3 नाम इस समय कहे जाते थे पहले से शुरू की अगर हम बात करें। लेकिन मुंबई 3 एक किताब आई, उस किताब के लेखक जितेंद्र दीक्षित जी हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार जोशी जी। ये किताब को जब मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था, तो ये काल्पनिक है क्या इसमें सब कुछ? या हकीकत से जुड़ा हुआ है? जोशी जी, इस किताब का नाम है बॉम्बे 3। जी। बॉम्बे 3 जो है वो मुंबई शहर का एक पिन कोड है, 400003। जी। अब ये इलाका वाकई में एक हकीकत ही है, और इसका नाम बॉम्बे इसलिए रखा है, बॉम्बे 3, क्योंकि अभी तो शहर का नाम आपको जैसे पता है कि 1995 के बाद बदल गया है, इसको मुंबई कहते हैं। लेकिन इसका नाम बॉम्बे 3 इसलिए रखा है क्योंकि ये कहानी 70 के दशक के आखिर से शुरू होती है और 2015 तक चलती है। इसमें ज्यादातर आपको जो कहानियां मिलेंगी, या जो किताब का जो नायक है वो इस इलाके में पैदा होता है, वहां पर पला बढ़ा होता है, और वहां से ही फिर ये कहानी शुरू होती है। तो इसलिए इसका नाम रखा है बॉम्बे 3। अब रही बात इसके हकीकत होने की या काल्पनिक होने की, तो मैं ये कहूंगा कि ये किताब एक फिक्शन है, एक उपन्यास है, बट ये किताब एक रियलिटी बेस्ड फिक्शन है, हकीकत से प्रेरित है। इसमें मैं ये कहूंगा कि 60-70% जो कहानी है वो हकीकत ही है। हालांकि मैंने पात्रों के नाम बदल दिए हैं और कुछ घटनाओं को थोड़ा बहुत उसमें बदलाव किया है, लेकिन एक रियलिटी बेस्ड फिक्शन है। और ऐसा करने के पीछे वजह यह रही कि जिन लोगों का इसमें जिक्र है वो जीवित लोग हैं, आज भी हमारे इर्द गिर्द हैं। उनमें से कईयों के बारे में अच्छा नहीं लिखा है, या वो पढ़ेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा, हर्ट हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, और इससे उनके चरित्र पर उंगली उठ सकती है, तो उनकी निंदा कर सकते हैं। अगर ये किताब मैंने नॉन फिक्शन फॉर्मेट में लिखी होती तो मैं वो सब नहीं चाहता था, लेकिन साथ ही मैं चाहता था कि मुंबई की हकीकत भी सामने आए। जिन घटनाओं के बारे में मैंने लिखा है या जिस फील्ड के बारे में मैंने इस किताब में जिक्र किया है, तो भी बातें आनी चाहिए थी। तो मेरे लिए कहानी इंपॉर्टेंट थी बजाय इसके लोगों के, कि लोगों के नाम मैं रिवील करूं या ये बताऊं कि ये आदमी ऐसा है या वो आदमी वैसा है। उसके बजाय मैं सिस्टम को एक्सपोज करना चाहता था और मैं कहानी पेश करना चाहता था। तो इसके लिए फिर मैंने फिक्शन का फॉर्मेट चुना और इसको एक उपन्यास के तौर पर मैंने पेश किया, बजाय एक नॉन फिक्शन लिखने के। जो मेरी पिछली किताब थी जिसके लिए आपने इंटरव्यू किया था, 35 डेज, वो नॉन फिक्शन थी। वो सारा कुछ इसमें हकीकत था, वो मैंने खुद कवर किया था। उसमें सारे नाम भी हकीकत के थे, उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, शरद पवार, वो सारे। इसमें भी पात्र जो हैं आज के वक्त में जीवित हैं, लेकिन कहानियां इसमें की उससे उनसे प्रेरित हैं। मैंने नाम बदल दिए हैं, उनकी शक्ल सूरत बदल दी है, लेकिन जो घटनाएं हैं, ज्यादातर घटनाएं सच हैं। जगन, जितेंद्र, सुनील, स्वप्निल, क्या ये नाम सही है? जगन नाम एक जगन एक जीता जागता व्यक्ति है। उसका नाम इस कहानी में जगन कर दिया गया, बट वैसा जगन जैसा एक आदमी असली जिंदगी में भी है, और उसकी कहानी से प्रेरित होकर इस कहानी का जो प्रोटैगनिस्ट है, जो नायक है, उसका नाम जगन रखा गया है। तो जगन को परिवार वाले आईपीएस अधिकारी बनाना चाहते थे, वो पत्रकार बन गया। इस बात में भी सच्चाई है? बिल्कुल, इस बात में सच्चाई है। जगन के परिवार, जगन जैसा कि इस किताब में लिखा है कि उत्तर भारत से आता है, और उत्तर भारत में ज्यादातर आप देखेंगे यूपी और बिहार में कि एक कल्चर है कि हर कोई अपने बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उतारना चाहता है, सरकारी नौकरी कराना चाहता है, क्योंकि वहां पर एक वक्त में प्राइवेट सेक्टर इतना डेवलप हुआ नहीं था और आज भी उतना नहीं है। तो हर कोई ये सोचता था कि भाई सरकारी नौकरी लगे, ठाट बाट से रहे, और आईएएस और आईपीएस अफसर होना तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। आज भी एक गर्व की बात मानी जाती है अगर किसी परिवार से कोई सिविल सर्विस में इस तरह से जाता है। तो जो जगन के पिता थे वो खुद भी एक आईएएस अधिकारी बनना चाहते थे, आईपीएस अधिकारी बनना चाहते थे, लेकिन किन्हीं कारणों से वो परीक्षा पास नहीं कर सके। अन वक्त पे उनकी तबियत खराब हो गई, लेकिन उनको लगा कि मैं नहीं तो मेरा बेटा सही, मैं इसको आईपीएस अधिकारी बनाऊंगा। और उन्होंने कई सपने सोच रखे थे, काफी कुछ प्लान बना रखा था उन्होंने कि किस तरह से अपने बेटे को आईपीएस अधिकारी बनाएंगे, लेकिन उनका बेटा दूसरी राह पर चला गया।
अचानक जब उनको पता चला कि बेटे को आईपीएस नहीं बनना है, लेखक या पत्रकार बनना है, तो फिर उनका ज्वालामुखी फट गया और फिर कुछ ऐसा हुआ कि बेटे को अपना घर छोड़ना पड़ा। तो ये कहानी रही है। ये कहानी राकेश मारिया जी ने काफी अच्छा कमेंट किया इस पर, सुनील मेहरोत्रा जी ने काफी अच्छा कमेंट किया, जिनके सानिध्य में आपने कहा है कि क्राइम रिपोर्टिंग सीखी। संजय पुगलिया जी ने भी काफी अच्छा कमेंट किया है। तो जब इस तरह के लोग कमेंट्स कर रहे हैं किताब पर, तो निश्चित तौर पर किताब में बहुत कुछ है। और आपको क्या लग रहा है जब इस तरह से आपके जो एक अच्छे लोगों की प्रतिक्रिया निकल कर आ रही है, चाहे वो पुगलिया जी हो, चाहे मेहरोत्रा जी हो, चाहे मारिया जी हो, क्या लगता है, क्या फील होता है? देखिए, ये जो नाम आपने लिए हैं, ये सभी नाम मुझे व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं। राकेश मारिया मुझे, जब मैं क्राइम रिपोर्टिंग की मैंने शुरुआत की थी 99 से, तब से वो मुझे जानते हैं। अक्सर मेरा उनके साथ में उठना बैठना रहा है, उन्होंने मेरा काम देखा है, मैंने उनका काम देखा है। सुनील मेहरोत्रा तो क्राइम रिपोर्टिंग में मेरे गुरु रहे हैं। संजय पुगलिया जी ने मुझे इस चैनल में नौकरी दी जहां पर मैं 19 साल से काम कर रहा हूं। तो जब जिस साल मैं जुड़ा उस साल वो यहाँ के संपादक हुआ करते थे। तो उन्होंने मुझे, आज तक में तब मैं था, तो उन्होंने मुझे ऑफर दिया था कि तुम हमारे साथ स्टार न्यूज में आ जाओ। और उन्होंने मुझे क्राइम का शो भी दिया था, रेड अलर्ट नाम का मेरा शो 5 साल तक चला था, जिसकी मैं एंकरिंग करता था, काफी लोकप्रिय हुआ था। ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे करीब से देखा है, मेरे काम को देखा है और इनसे मैंने सीखा है। तो इनकी ओर से जो प्रतिक्रिया आ रही है, तो मैं ये कहूंगा कि हो सकता है इनमें मेरे प्रति कुछ बायस भी हो कि अपना ही लड़का है, ये सोचकर इन्होंने तारीफ के शब्द कुछ कह दिए। लेकिन मैं इनके अलावा भी मुझे जो रिस्पांस मिल रहा है, जिन लोगों से मेरी इतनी आत्मीयता नहीं है या मैं जिनको करीब से नहीं जानता हूँ, मुझको नहीं जानते, ऐसे लोगों ने भी किताब पढ़ी और किताब पढ़ने के बाद जो प्रतिक्रिया दी है, तो उससे मैं काफी प्रोत्साहित महसूस कर रहा हूँ, काफी एनकरेज महसूस कर रहा हूँ। और अच्छा लग रहा है कि लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कहानी को, लोगों को पढ़ने में मजा आ रहा है और लोगों को लग रहा है कि उन्होंने इस किताब की जो भी कीमत चुकाई है या जो समय उन्होंने लगाया है इस किताब को पढ़ने में, तो इससे उनके जीवन में कोई वैल्यू आई है, उनका समय व्यर्थ नहीं गया, उन्होंने कुछ ना कुछ अर्जित किया है। तो इस बात की मुझे खुशी है। डी शिवानंद क्राइम ब्रांच के चीफ थे, उसमें किस्सा बताया है मेहरोत्रा जी ने। और आप वहां पहुंचे बाइट लेने के लिए, सिपाही से आपने अच्छी बातचीत करने के बाद और फिर डी शिवानंद का बाइट लेकर बाहर निकले। अच्छी बातचीत नहीं हुई थी वो झगड़ा हुआ था, टकरार हो गई थी वहां पर। तो आप बाइट लेकर निकले, तो पत्रकार का नैसर्गिक गुण, पत्रकार की पत्रकारिता की काबिलियत इस बात से साबित होती है कि उसका जुनून कितना पत्रकारिता के प्रति था। तो वो जब बाइट लेकर आप बाहर निकले, तो ये युवा पत्रकार ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी फीलिंग क्या थी उस समय? क्या हुआ था कि वो जो साल था, साल 2000 था मेरे ख्याल से। मैं आज तक में नई नई मेरी नौकरी लगी थी और एक खबर थी, आपको याद होगा, चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म का मामला था, जिसमें कि अंडा डॉन छोटा शकील का पैसा लगाया गया था, ये कहा गया था। और उस सिलसिले में फिल्म के प्रोड्यूसर नाजिम रिजवी को मुंबई क्राइम ब्रांच उनकी जो है इंक्वायरी कर रही थी। तो मेरी चूंकि नई नौकरी लगी थी और मेरे जो तत्कालीन बॉस थे मिलिंद खांडेकर, उन्होंने कहा कि इस खबर के लिए जाओ, तुम ज्वाइंट कमिश्नर क्राइम ब्रांच की बाइट लेकर आओ, क्राइम ब्रांच के चीफ की। जी। अब मेरे लिए बड़ा सवाल था, नई नौकरी लगी और बॉस ने कोई निर्देश दिया तो मुझे वो करके देना है, नहीं तो अगर मैं वो करके नहीं दे पाऊंगा तो मेरी कार्य क्षमता पर सवाल उठ जाएगा सीधे सीधे। तो मैं वहां पर चला गया, रात के 9 बजे थे और शिवानंदन उस वक्त सुबह जल्दी आ जाते थे और रात को 9-10 बजे तक भी अपने दफ्तर में बैठकर काम करते थे। तो मैं रात को 9 बजे उनके केबिन के बाहर पहुंचा, वो किसी फाइलें वाइलें देख रहे थे, बड़े व्यस्त थे उस वक्त। तो मैंने अपना कार्ड भिजवाया, तो कांस्टेबल ने बोला कि अभी साहब मिलेंगे नहीं, बहुत व्यस्त हैं और ये टाइम पे नहीं मिलते हैं, आप दिन के टाइम पे आइए। मैंने कहा मेरे लिए जरूरी है, नहीं तो मेरी खबर नहीं जाएगी। और उस वक्त में पुलिस की बाइट के बिना कोई क्राइम की खबर नहीं आती थी। तो मैंने कहा कि मैं तो बाइट लेकर ही जाऊंगा। तो उसने बोला साहब ने मना कर दिया तो कैसे तुमको जाने दूं मैं। और मेरे उससे बहुत बहस हो गई घर में, मैंने बहुत हंगामा कर दिया, चिल्लम चिल्ली में। तो जब मैंने काफी शोरगुल किया तो आवाज अंदर केबिन तक शिवानंदन के पास चली गई। तो उन्होंने बुलाया कांस्टेबल, क्या हुआ, क्यों इतना शोर हो रहा है बाहर? तो बोले वो जो लड़का आया है वो बोलता है मैं बिना बाइट लिए जाऊंगा ही नहीं आपके। अब मैं उसको धक्का हटा रहा हूँ, धक्का दे रहा हूँ, तो वो मुझको धक्का दे रहा है, वो बोलता है मैं तो इधर ही रुकूंगा। तो अब क्या करें? तो फिर उन्होंने मुझे बुला लिया और बुलाने के बाद में फिर उन्होंने बोला कि यार ये कोई टाइम है क्या बाइट लेने का? 2-4 खरी खोटी मुझे सुनाई,
लेकिन मैंने भी इंसिस्ट किया कि मुझे बाइट तो चाहिए, नहीं तो मेरी नई नौकरी लगी है, मैं क्या जवाब दूंगा बॉस को। तो फिर उन्होंने मुस्कुराया और फिर उन्होंने बाइट दे दी। तो वो एक फीलिंग आई कि अगर आप स्ट्रगल करोगे तो चीजें जो है संभव हो सकती हैं, मतलब जल्दी हथियार नहीं डालने चाहिए। सही बात है। ये एक सीख मिली और उसी सीख के साथ आगे बढ़ता गया। किताब में बहुत कुछ है, आप जब किताब पढ़ेंगे अमेज़न पे अवेलेबल है, और बेस्ट 10 जो है उसमें मेरे ख्याल से आपकी बुक आई है इस समय रेटिंग के हिसाब देखिए, जो फिक्शन का जॉनर है, फिक्शन के जॉनर में जो टॉप 10 किताबें होती हैं, उन टॉप 10 किताब में मेरी ये बुक आ गई, और ये भी विद इन 3 वीक्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अचीवमेंट है, जैसा कि प्रकाशक मुझे बताते हैं, क्योंकि टॉप 100 में आना अपने आप में बड़ी बात होती है, क्योंकि ये इतना कॉम्पिटिटिव जॉनर है जिसमें कि इस जॉनर में देश के ही नहीं विदेश के फिक्शन राइटर भी इसमें कॉम्पीट करते हैं। इसमें चेतन भगत जैसे बड़े नाम भी हैं, इसमें अमीश जैसे बड़े नाम भी हैं, और इन सब नामों के बीच में अगर आप टॉप 10 फिक्शन में जगह पा लेते हैं तो हमारे प्रकाशक का ऐसा मानना है कि बहुत बड़ी बात है। और इतनी जल्दी, मतलब 2-3 हफ्ते में कोई किताब इतनी जल्दी इस पायदान पर पहुंच जाए तो इसको एक उपलब्धि मानी जाती है। तो ये मेरे लिए खुशी की बात थी कि मुझे उस जगह उन टॉप 10 में मुझे जगह मिली, और प्रकाशक ने जिस तरह से उसके बारे में मुझे बताया कि उसकी अहमियत क्या होती है, तो ये सुनकर थोड़ा सा खून बढ़ गया। सही बात है। राकेश मारिया जी ने तो बिल्कुल लिखा है आपके बारे में, और आपकी लेखनी की तारीफ की है। बतौर जर्नलिस्ट आप अपने आप को बहुत अच्छा एस्टेब्लिश कर चुके हैं, बतौर राइटर भी खूब अच्छा एस्टेब्लिश किया है। पिछली बार जब महाराष्ट्र की राजनीति का जो पूरा चेहरा निकल कर सामने आया था और वो समय था, उस पर जो किताब लिखी थी वो भी काफी लोकप्रिय हुई थी, और काफी अनछुए पहलू थे जिस पर लोग जानना चाहते थे, जिसके बारे में जानकारी नहीं थी, वो सब चीजें आपने दी थी। तो निश्चित तौर पर आपकी लेखनी का कमाल है जो ये बुक यहाँ पर पहुंची है। बहरहाल मुंबई का अंडरवर्ल्ड जो है वो पूरे भारत के साथ पूरे विश्व में भी जाना जाता है। क्या कहते हो अंडरवर्ल्ड की इस नगरी के बारे में? देखिए, इस किताब में अंडरवर्ल्ड के बारे में, मुंबई अंडरवर्ल्ड के बारे में काफी कुछ लिखा है। हालांकि जिस तरह से मैंने पुलिस अधिकारियों के नाम बदले हैं, उसी तरह से मैंने जो अंडरवर्ल्ड डॉन्स हैं उनके भी नाम बदल दिए, उनके नाम भी काल्पनिक कर दिए हैं। लेकिन इन किस तरह के अंडरवर्ल्ड गैंग्स मुंबई में रहे हैं, उनके आपसी रिश्ते कैसे रहे हैं, दोस्ती के दुश्मनी के, किस तरह का इन्फ्लुएंस उनका मुंबई पर रहा है, इन सारी बातों को यहाँ पर मैंने लिखा है। सिर्फ मैंने जो पात्रों के नाम हैं वो बदल दिए हैं। और मुंबई अंडरवर्ल्ड जो दुनिया के तमाम बड़े संगठित अपराध के गिरोह रहे हैं, चाहे वो इटालियन माफिया हो या फिर मैक्सिकन माफिया हो या अमेरिका का माफिया हो, मेरा मानना है कि मैंने उनके बारे में पढ़ाई भी की है, और उनकी तुलना में मुंबई अंडरवर्ल्ड सबसे खतरनाक है। या अगर मुंबई अंडरवर्ल्ड सबसे खतरनाक ना भी कहूं तो जो मैक्सिकन माफिया है उसकी बराबरी के स्तर का जरूर कह सकते हैं। मुंबई अंडरवर्ल्ड इतना खतरनाक है। मैक्सिकन माफिया आज भी वर्ल्ड में बहुत ज्यादा खतरनाक माना जाता है। तो जो मैक्सिको का माफिया है और मुंबई का माफिया है, दोनों बड़े खतरनाक रहे हैं 90 के दशक में। हालांकि आज अगर बात करें तो आज लगभग सभी गिरोह खत्म हो चुके हैं। जितने भी बड़े डॉन थे वो ज्यादातर जेल में हैं, या फिर दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में लो प्रोफाइल हो गया है। तो अब तो नहीं है, मतलब 2005-7 के बाद से मुंबई अंडरवर्ल्ड लगभग खत्म सा हो गया है। लेकिन अगर हम 80-90 के दशक की बात करें या 21वीं सदी के शुरुआत के कुछ सालों की बात करें, तो मुंबई अंडरवर्ल्ड बेहद खतरनाक था, बहुत मजबूत था, और विश्व के सबसे संगठित अपराध गिरोहों में से जो थे वो मुंबई के गिरोह माने जाते थे। आपने कहा मुंबई अंडरवर्ल्ड अब इस समय खत्म हो चुका है। मेरी जिज्ञासा इस बात को लेकर है जितेंद्र जी की मुंबई में अंडरवर्ल्ड तो खत्म हो चुका है, लेकिन वसूली का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इसके कई सारे हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं। और क्या आप इस बात से सहमत हैं कि अब अंडरवर्ल्ड की जगह कुछ राजनीतिक दल के लोग भी इसमें शामिल हो गए? देखिए, जो काम अंडरवर्ल्ड 80-90 के दशक में करता था या इस सदी की शुरुआत में करता था, वही काम जो है आज हम देख रहे हैं कि पुलिस महकमे के लोग कर रहे हैं, और राजनीति से जुड़े लोग कर रहे हैं, पुलिस का इस्तेमाल करते हुए कर रहे हैं। अभी आपने ये जो सचिन वाजे वाला पूरा कांड आप फॉलो कर रहे होंगे, तो किस तरह से जो परमवीर सिंह ने खत लिखा कि भाई मुझसे 100 करोड़ रुपए की मांग मुंबई पुलिस महकमे से गृह मंत्री कर रहे थे। तो अभी खैर ये जांच का विषय है कि कितना सच है कितना झूठ है, वो तो सीबीआई जांच कर रही है, वो बाद में सामने आएगा। लेकिन मैं आपको मोटे तौर पर ये कह सकता हूं कि जो काम किसी वक्त में जबरन वसूली का अंडरवर्ल्ड के गिरोह किया करते थे, वैसा काम आज राजनेता करते हैं, आज पुलिस अधिकारी करते हैं, और पहले से ज्यादा खुलेआम करते हैं, पहले से ज्यादा
कठोर तरीके से करते हैं और निडर होकर करते हैं। आपने कहा पहले से ज्यादा खुलेआम करते हैं, कठोर तरीके से करते हैं, निडर होकर करते हैं। मुझे ऐसा याद आता है कि जब मुंबई में ये गैंग्स जितनी थी, चाहे वो डी गैंग हो या तमाम सारी जो गैंग्स थी, छोटा शकील मोटा शकील जो भी लोग थे, वे या तो पैसा लेते थे या फिर काम तमाम कर देते थे। आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति ऐसी है कि देखिए, आज तो गैंग्स तो है नहीं, मतलब आज एक्सटॉर्शन के कॉल्स नहीं आते हैं। शायद ही अब कोई किसी को धमकाने के लिए कॉल करता हो। और जो शूटआउट्स भी हैं, जिस तरह के शूटआउट्स होते थे कि लोग मोटरसाइकिल पर आते थे, किसी को भी गोली मार के भाग जाते थे, उस तरह के इंसिडेंट्स भी नहीं हुए। मुंबई में एनकाउंटर होना बंद हो गए हैं। साल 2000, मेरे ख्याल से साल 2009 के बाद से कोई एनकाउंटर मुंबई में हुआ नहीं है, मतलब जैसे पहले होता था गैंगस्टर वाला की जो छोटा राजन, छोटा शकील या अबू सलेम गैंग के जो एनकाउंटर्स होते थे उनके सदस्यों के, तो वैसा कोई एनकाउंटर जो है मुंबई पुलिस ने नहीं किया है साल 2009 के बाद से, जहां तक मुझे याद है। एक मौका था, मेरी किताब ही 26/11 वाली किताब थी, उसके एक साल, उस हमले के एक साल जब कंप्लीट हुए तो मेरी किताब का लोकार्पण चल रहा था। राकेश मरिया मंच पर मेरे बगल में ही बैठे थे और उनको एक कॉल आया कि एनकाउंटर हो गया है। तो जब फंक्शन खत्म हुआ तो लोग मेरी किताब पर तो मीडिया वाले बाइट ले ही रहे थे, साथ में उस एनकाउंटर के बारे में भी उनसे बाइट ले रहे थे। तो आई थिंक दैट वाज द लास्ट एनकाउंटर। उसके बाद में मुंबई पुलिस में एनकाउंटर नहीं हुआ है, जहां तक मेरी याददाश्त है। वो दौर चला गया। लेकिन जहां तक आप वसूली वगैरह का बोल रहे हैं, तो वसूली तो जैसा मैंने कहा कि वसूली अब गैंगस्टर के बजाय दूसरे लोग कर रहे हैं। और कठोर तरीके से इसलिए कि अगर आप नहीं देते हैं तो आपको किस तरह से हैरेस किया जाता है, आपको फेक फर्जी केस में फंसाया जा सकता है, आपके परिजनों को हैरेस किया जा सकता है। बीसियों तरीके हैं उनके पास किसी को तंग करने के, किसी को डराने धमकाने के, उनसे पैसे निकालने के। क्या हम माने राजनेताओं और अधिकारियों का गठजोड़ इस दिशा में काम कर रहा है? हाँ बिल्कुल, गठजोड़ है। और ये गठजोड़ इतने बड़े तौर पर ये दूसरी बार मैं सामने देख रहा हूँ। पहली बार मैंने देखा था 2003 में, आपको याद होगा, फर्जी स्टैम्प पेपर का घोटाला, जो तेलगी स्कैम नाम से जो मशहूर हुआ था देश में, जिस पर अभी जल्दी एक फिल्म भी आ रही है। तो उस वक्त में भी हमने देखा था कि कांस्टेबल से लेकर कमिश्नर तक, नीचे से लेकर ऊपर तक सभी उसमें इन्वॉल्व थे। और बहुत बड़ा वो घोटाला था जिसमें कि खुद पुलिस कमिश्नर तक की गिरफ्तारी हुई थी। आर एस शर्मा 11 महीनों तक मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे, बाद में 11 महीने उन्होंने जेल में बिताए। ये अलग बात है कि बाद में अदालत से वो बरी हो गए, लेकिन डीसीपी, एडिशनल सीपी, इंस्पेक्टर रैंक के कई सारे पुलिस अधिकारी जो है उसमें गिरफ्तार हुए थे। और उसमें छगन भुजबल और उनके भतीजे समीर भुजबल का भी नाम आया था और उनकी भी जांच हो रही थी। एन वक्त पर वो जांच महाराष्ट्र पुलिस की एसआईटी से हटकर सीबीआई के पास चली गई और फिर उसके बाद में वो गिरफ्तारी से बच गए। नहीं तो बताया जाता है कि उस वक्त चर्चा ये हो रही थी कि उन दोनों की भी, चाचा भतीजा की भी गिरफ्तारी हो सकती थी। तो ये उस दौर की बात है। और ये दूसरी बार देख रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर पुलिस अधिकारियों पर कीचड़ उछल रही है, पुलिस अधिकारियों का नाम आ रहा है और ये बात सामने आ रही है कि किस स्तर पे भ्रष्टाचार पुलिस महकमे में और किस तरह का राजनीतिक और पुलिस अधिकारियों का गठजोड़ पैसों को लेकर हो रहा है। ये दूसरी बार ये बात सामने आ रही है 2003 के बाद। अब जिस तरह का गठजोड़ सामने आया, जिस तरह की बातें सामने आई, मुंबई के तत्कालीन कमिश्नर ने हटाए जाने के बाद एक याचिका दायर की, सारी बातें निकलकर सामने आई, एक पत्र लिखा गया। क्या लगता है, सब कुछ अगर नहीं खुलता तो ऐसा ही चलता रहता? देखिए क्या हो रहा था कि अगर ये लोग एक साथ इतने बड़े पैमाने पर ना करते हो, कहानी आपने तो सुनी है ना कि जो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, तो एक दिन उस आदमी ने मुर्गी को काट दिया और सोचा कि सारे अंडे जो है मैं एक ही बार में निकाल लूं। तो ये लोग शायद कुछ ऐसा ही कर रहे थे। इनको लग रहा था कि जितना है जल्द से जल्द निकाल लिया जाए और इसकी वजह से ये लोग फंस गए। नहीं तो मुंबई पुलिस में देखिए, पुलिस अधिकारी और पॉलिटिशियंस जो है वो हमेशा से भ्रष्टाचार में लिप्त तो रहे हैं, कोई नई बात नहीं है, मामले आते रहे। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर एक साथ ये अभी देखने मिल रहा है, मतलब 2003 के बाद ये अभी ये चीज इतनी ओवरटली सामने आ रही है, इतने खुलेआम सामने आ रही है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा हाथ मारने की सोची एक साथ में। अब जो भी लोग थे, आप इसमें चूंकि जांच चल रही है अलग अलग एजेंसियों की, तो ज्यादा टिप्पणी करना सार्वजनिक तौर पर सही नहीं है, वो जांच में सामने आएगा। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि इस बात का खुलासा भी इसलिए हुआ, ये बात एक्सपोज भी इसलिए हुई क्योंकि इन लोगों ने शायद अति कर दी थी।
और इस अति की वजह से इनकी ये दुर्गति हुई। अति की वजह से दुर्गति हुई, आपका कहना है। मुझे एक चीज समझना है, और आम आदमी के जहन में भी ये बात आ रही होगी, क्या महाराष्ट्र की सरकार जो गठजोड़ की सरकार है, महाअघाड़ी सरकार है, तो आपने कहा कि जितना जल्दी खींच सकते हो खींच ले, क्या ये कारण थे कि जो गठजोड़ की सरकार है उसमें लोगों में थोड़ा सा भय था, संशय था सरकार के चलने को लेकर? देखिए, ऐसा है कि मैं किताब का जिक्र करना चाहूंगा। ये किताब लिखी थी पीसी अलेक्जेंडर ने, जो महाराष्ट्र के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, अब दिवंगत हैं। उन्होंने किताब लिखी थी पेरिल्स ऑफ डेमोक्रेसी। उस किताब में उन्होंने इस बात को बड़ी ही सुंदर तरीके से समझाया था कि किस तरह से जो गठबंधन की सरकारें होती हैं उनकी आयु बहुत ही अल्प होती है, और कारण भी उन्होंने उसमें गिनाए थे कि कैसे कैसे सरकारें जो है वो गिर जाती हैं, उनके बीच में किस तरह से आपस में मनमुटाव के बीच बोए जाते हैं, और फिर कैसे आगे चलकर इतना झगड़ा बढ़ जाता है कि सरकारें जो है ज्यादा टिक नहीं पाती। तो जो जो बातें उन्होंने उस किताब में लिखी थी, उसका जिक्र मैंने अपनी पिछली किताब में भी किया है, वो सारी बातें यहाँ पर देखने आ रही थी। और हर किसी को, सरकार में शामिल या फिर विपक्ष में जो लोग थे, उन सबको पता था कि चूंकि ये तीन अलग अलग पार्टियों की सरकार है, उसमें तीनों पार्टियां भी ऐसी हैं कि उनकी विचारधारा भी अलग अलग है, तो ऐसे में ये लोग ज्यादा दिन तक एक साथ रह नहीं पाएंगे। तो ये जो आशंका थी वो सभी में बनी हुई थी, मतलब इन तीनों पार्टियों में बनी हुई थी। और दूसरी तरफ बीजेपी भी आस में थी कि भाई इनकी जैसे गिरेगी तो हम लोग घुस जाएंगे सत्ता पे। तो ये डर तो था ही, और मुझे लगता है कि एक वजह ये हो सकती है कि इनके बीच में ऐसी फीलिंग रही हो कि भाई हम सीमित समय तक हैं, तो सत्ता का जितना हम इस्तेमाल कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं, वो कर लिया जाना चाहिए। सही बात है, बहुत सारी बातें हैं। जितेंद्र दीक्षित जी जाने माने पत्रकार हैं, मुंबई में एबीपी न्यूज को लीड करते हैं, पश्चिम भारत को पूरा लीड करते हैं, देखते हैं वहां पर, और तमाम सारी अच्छी खबरें देते हैं। इस किताब बॉम्बे 3 को उन्होंने लिखा है। निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद है कि जब आप किताब पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी अच्छी जानकारियां मिलेगी। ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, किताब का बुक रिव्यू कर रहे हैं, उसके अलावा भी हमने महाराष्ट्र की राजनीति पर बात की, महाराष्ट्र की जो वहां पर भाई भतीजावाद की राजनीति चलती है, जो वहां पर गुंडा राज चलता है, जो वहां पर भाई राज चलता है, उस पर भी बात की है। लेकिन किताब जो लिखी गई है वो निश्चित तौर पर कई सारे और पहलू उजागर करेगी। आप उस किताब को अमेज़न पर जाकर खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और आपकी जिज्ञासा उससे शांत होगी। हालांकि इस जितेंद्र जी, आपसे बातचीत करते हुए मेरा मन भरा नहीं है, मैं अपने आप को तृप्त नहीं कर पा रहा हूँ इस इंटरव्यू के लिए, लेकिन मैं इन सब लोगों के लिए सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि अगर आप भी अपने आप को तृप्त करना चाहते हैं, मैं तो इस किताब को पढ़ ही रहा हूँ, आप भी इस किताब को पढ़िए, ताकि आपको अंदाजा लगेगा कि एक पत्रकार की नजर से क्या क्या चीजें देखी जानी चाहिए। मैं जाते जाते एक बात कहना चाहूंगा। ये जो किताब बॉम्बे 3 है, ये लिखी तो अंग्रेजी भाषा में गई है। मुझे कई लोगों के मैसेज आए ट्विटर पर, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कि आपने किताब यार इंग्लिश में लिखी है, तो हम हिंदी पाठकों का क्या। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये किताब भले ही इंग्लिश में लिखी गई है, लेकिन ये बेहद सरल इंग्लिश में, और मैंने जानबूझकर इसकी भाषा को बहुत सरल रखा है। जो मेरी पिछली किताब थी 35 डेज, जिन्होंने पढ़ी होगी वो पाएंगे कि उसमें जिस तरह की क्लिष्ट अंग्रेजी का इस्तेमाल किया था, इसमें वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने इस सोच के साथ में ये लिखा है कि इसको नॉन इंग्लिश रीडर जो हैं, गैर अंग्रेजी पाठक भी इस किताब को सरलता से पढ़ पाए और समझ पाए, उसलिए मैंने एकदम सरल भाषा का इसमें इस्तेमाल किया है। आपको एक बार भी शायद ही डिक्शनरी देखने की जरूरत पड़ेगी। जब आप इस किताब को पढ़ने लगेंगे तो आपको शायद ही कोई ऐसा कठिन शब्द नजर आए जो आपको उसका मतलब ना जानते हो, और आपको डिक्शनरी उठाकर या मोबाइल पर देखना पड़े कि भैया इस शब्द का मतलब क्या है। तो वैसा बिल्कुल ना सोचें। अगर आप मुंबई की कहानी जानना चाहते हैं, मुंबई नंबर 3 की कहानी जानना चाहते हैं, मुंबई के अंडरवर्ल्ड को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस किताब को जरूर पढ़ें। भाषा का कोई बैरियर है नहीं, बेहद सरल भाषा में ये किताब लिखी गई है, और मुझे उम्मीद है कि आप एंजॉय करेंगे, आपको मजा आएगा, और किताब पढ़ने के बाद अपने कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जितेंद्र जी, आपने किताब की बात कही, मोबाइल की बात कही, तो एक बात मेरे जहन में और मेरे पास जो जानकारी क्या है, किताब मोबाइल पर लिखी गई है?
जी, ये आपने बहुत सही सवाल किया। देखिए, मैं टीवी पत्रकार हूँ और मुझे समय मिलता नहीं है, मतलब ये मेरा काम इतना तनावपूर्ण और स्ट्रेसफुल होता है, दुनिया भर की चीजें दिमाग में चल रही होती हैं, तो मुझे किताब लिखने का समय मिलता है जब मैं लोकल ट्रेन में सफर करता हूँ। मैं मुंबई के वडाला इलाके में रहता हूँ और अंधेरी में जहां पर मैं बैठा हूँ वहां पर मेरा दफ्तर है। आते वक्त मुझे 25 मिनट ट्रेन में मिलते हैं और जाते वक्त मुझे 25 मिनट ट्रेन में मिलते हैं। 50 मिनट कुल दिन के मिलते हैं मुझे। तो इन 50 मिनट का इस्तेमाल मैं किताब लिखने के लिए करता था। तो ये जो पूरी किताब है, अब मुझे पता नहीं है, शायद मैं बोलते वक्त अतिशयोक्ति भी कर रहा हूँ कि शायद ये पहली किताब होगी जो कि मोबाइल फोन पर लिखी गई है और लोकल ट्रेन में सफर करते हुए, मुंबई की लोकल ट्रेन की खड़खड़ाहट के बीच। इसीलिए एक लाइन मैंने अपनी प्रस्तावना में यहाँ पर शुरुआत में लिखी है, डोंट बी सरप्राइज्ड इफ यू हेयर द रैटलिंग साउंड ऑफ मुंबई's लोकल ट्रेन while reading this book. This book has been completely written on a mobile phone while commuting on local trains of Mumbai. तो आपने सही सवाल पूछा, क्योंकि मुझे ऐसे ही समय मिल सकता है। आगे की भी जो मैं किताबें लिख रहा हूँ तो वो लोकल ट्रेन पर मैं सफर करते हुए लिख रहा हूँ। ये मोबाइल फोन है, 4 साल पुराना मोबाइल फोन है। मैं, कई लोग हर साल अपना मोबाइल फोन बदल देते हैं, लेकिन ये 4 साल इसके पूरे हो गए हैं इस मोबाइल फोन के। और किताब मैं 3 साल से लिख रहा था, 3 साल लगे इस किताब को लिखने में, और इसी मोबाइल फोन पर लोकल ट्रेन में सफर करते हुए किताब को लिखा है। बहुत बढ़िया, बहुत सारी जानकारियां दी। एक पत्रकार कितना जुनूनी होता है, ये आपने देखा। पत्रकारिता के साथ उनकी लेखनी में कितना दम है, ये किताब पढ़ने पर आपको पता चलेगा। और जितेंद्र जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली किताब जब आपकी आएगी उसका नाम होगा 50 मिनट्स ऑफ लोकल ट्रेन इन मुंबई। बिल्कुल ऐसा ही कुछ सोचेंगे। बिल्कुल, इस सुझाव के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जोशी जी। तो हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।